हेलो एवरीवन। माइक्रो इकोनॉमिक्स की रिवीजन क्लास में हम लोगों ने कल एक लाइव सेशन किया था। वहाँ पे हमारा टारगेट था कि पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण वो क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो जो भी टॉपिक बच गए थे उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को समझाऊंगा और उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद भी आप उतने ही संतुष्ट होंगे जिस तरीके से आप लाइव से हो रहे थे। और मैं तो ये कहूँगा कि लाइव में जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो अगर आप उसको कंपेयर करेंगे तो फिर वीडियो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगी। और जो आपसे मैंने वादा किया हुआ है कि जितनी भी आपकी सिलेबस है नेट की, एग्ज़ाम से पहले तक मैं पूरे के पूरे सिलेबस को कवर कराऊंगा। सारी चीज़ें आपको रिवीजन के लिए मेरे के द्वारा उपलब्ध करा दी जाएंगी। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है हमारा उत्पादन या उत्पाद की धारणाएं। इसमें मुख्य रूप से हम लोग तीन धारणाओं को पढ़ते हैं। पहला इसमें है टोटल प्रोडक्ट, दूसरा है एवरेज प्रोडक्ट और तीसरा है मार्जिनल प्रोडक्ट। कुल उत्पाद, औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद। कुल उत्पाद क्या होता है? कुल उत्पाद होता है एक परिवर्तनशील साधन का जो कुल उत्पाद होगा वो ऐसी अधिकतम मात्रा होगा, यानी वो मैक्सिमम क्वांटिटी होगी जो कि उस साधन की एक दी हुई मात्रा का स्थिर साधन के साथ प्रयोग करने पे उत्पन्न होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई फैक्ट्री लगा लिया, साधन वगैरह वहाँ पे स्थिर हैं, तो आपके फैक्ट्री की जो टोटल प्रोडक्ट अगर हम बात करें तो वो मात्रा होगी या वो अधिकतम मात्रा होगी जो कि आपकी फैक्ट्री एक निश्चित समय में एक निश्चित साधनों के साथ आउटपुट के रूप में दे रही है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा टोटल प्रोडक्ट। उसके बाद इसमें एक आता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्शन आपकी कंपनी कर रही है उसको आप डिवाइड कर देंगे किससे? देखिए यहाँ पे देखिए, औसत उत्पादन से अभिप्राय उत्पादन की उस मात्रा से है जिसका अनुमान कुल उत्पादन को परिवर्तनशील साधन की प्रयोग की जाने वाली कुल इकाइयों से भाग दे करके लगाया जाता है। और ये रहा उसका फार्मूला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत उत्पाद क्या होगा? सीमांत उत्पाद मतलब कि परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पाद जो होगा वो उस साधन की एक अधिक या कम इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो होने वाला परिवर्तन देखने को मिलेगा वही आपका सीमांत उत्पाद कहलाएगा। और ये रहा इसका फार्मूला। फार्मूले की ज़रूरत आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आपको याद रख के चलना है। उसके बाद परिवर्तनशील अनुपातों का नियम आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछता है दो तरीके का पूछता है। पहला तो आपसे ये पूछ सकता है कि इसकी जो तीन अवस्थाएं होती हैं तो उसमें एमपी की क्या स्थिति होगी, टीपी की क्या स्थिति होगी। या फिर आपसे ये पूछ सकता है कि उत्पादक किस अवस्था में उत्पादन की क्रिया को संपन्न करना चाहता है। ठीक, ये दो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो फिलहाल इसमें तीन अवस्थाएं देखने को मिलती हैं, पहली अवस्था, दूसरी अवस्था और तीसरी अवस्था। पहली अवस्था में क्या होता है? पहली अवस्था में एमपी बढ़ेगा और टीपी भी जो है बढ़ती दर से बढ़ेगा। दूसरी अवस्था में क्या होगा? एमपी आपका घटना शुरू हो जाएगा और टीपी जो है बढ़ेगा लेकिन पहले की तुलना में घटती दर से बढ़ेगा, यानी कि पहले बहुत तेजी से बढ़ रहा था, अब थोड़ा सा कम तेजी से बढ़ेगा। और जो तीसरी अवस्था देखने को मिलती है, तीसरी अवस्था में एमपी आपका नेगेटिव हो जाता है और टीपी जो है यहाँ से घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तीनों बातें आपको याद रख के चलनी हैं कि यही तीन अवस्थाएं होती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि उत्पादक इस प्रक्रिया में किस अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा तो ये द्वितीय अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए अब हम लोग थोड़ा सा लागत के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। तो लागत अगर हम लोग फर्मों के संबंध में बात करें तो दो तरीके की मुख्य रूप से देखी जाती है। एक आपकी होती है अल्पकालीन लागत और दूसरी आपकी होती है दीर्घकालीन लागत। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग अल्पकालीन लागत की बात करेंगे और इसको 3 भागों में हम लोग बांटे हैं। पहले ही हमने देखा टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट और मार्जिनल कास्ट। तो जो टोटल कास्ट होगी उसको भी 2 भाग में बांटा जा सकता है, टोटल फिक्स्ड कास्ट यानी कि TFC और टोटल वेरिएबल कास्ट यानी कि TVC। इन दोनों को जोड़ करके क्या मिलता है? टोटल कास्ट मिलता है। इसी प्रकार से एवरेज कास्ट को भी 2 भागों में हम लोग बांटेंगे। एवरेज कास्ट में एक आपका क्या हो जाएगा? AFC एवरेज फिक्स्ड कास्ट, और दूसरा क्या हो जाता है? एवरेज वेरिएबल कास्ट। ये आप याद रखेंगे फार्मूला। ये सारे फार्मूला आपको मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में भी हेल्प मिलेंगे। उसके बाद ये जो टॉपिक है आपका नेक्स्ट कि सम उत्पाद वक्र क्या होता है। देखो आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़ा होगा। इंडिफरेंस कर्व में क्या होता था कि हम लोग उपभोक्ता की बात करते थे। क्या इसका मतलब कि उपभोक्ता जो है अपने उपभोग की प्रक्रिया के दौरान जो भी उसके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं या वस्तुओं के जो संयोग उपलब्ध हैं उसमें से किस संयोग को चुनेगा या किस संयोग का उपभोग करेगा, यही चीज़ हम लोग इंडिफरेंस कर्व में पढ़ते थे। और जब अब हम लोग सम उत्पाद वक्र को पढ़ेंगे तो इसमें क्या होता है कि एक सम उत्पाद वक्र एक ऐसा वक्र होता है जो कि उत्पादन साधनों के विभिन्न संयोगों या विभिन्न संभव संयोगों को प्रकट करता है जिनसे कि समान मात्रा में उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल उसी तरीके से आपका होता है जिस तरीके से इंडिफरेंस कर्व होता था। यहाँ पे साधनों का संयोग रहेगा, वहाँ पे वस्तुओं का संयोग रहता था। वहाँ पे कंज्यूमर के लिए ये संयोग उपलब्ध होते थे, यहाँ पे क्या कहते हैं जो प्रोडक्शन कर रहा है, जो उत्पादन कर रहा है, उसके लिए ये संयोग उपलब्ध हैं। तो बाकी सारी चीज़ें उसी तरीके की भी चलेंगी जैसे कि आपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा था। उसी तरीके का आपका ये हो जाएगा सम उत्पाद वक्र। ठीक, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। सम उत्पाद, अब यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनको आपको समझना चाहिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं। तो सम उत्पाद वक्र का ढलान एक साधन की दूसरे के लिए प्रतिस्थापन की दर है और यह बताता है कि उत्पादन को स्थिर रखकर एक साधन का दूसरे के लिए प्रतिस्थापन किया जाता है। सम उत्पाद के वक्र का जो ढलान होता है उससे हमको क्या सूचना मिलती है? MRTS का कॉन्सेप्ट चलिए देख लेते हैं। जैसे आपने इंडिफरेंस कर्व वाले सेक्शन में MRS का कॉन्सेप्ट देखा था, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे आप क्या देखेंगे? MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। ये क्या होगा इसको देखिए। MRTS किसे कहेंगे? साधन Y के लिए साधन X की तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक ऐसी दर होगी जिसमें उत्पादन के स्तर को स्थिर रखते हुए Y का X के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। या और बेहतर तरीके से समझें सामान्य शब्दों में, तो तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर एक ऐसी दर होती है जिसमें कि एक साधन का दूसरे साधन के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है। यानी कि एक साधन को दूसरे के लिए प्रतिस्थापित किया जाएगा और उत्पादन जो है स्थिर रहेगा। उत्पादन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, और इसका फार्मूला आप सभी के सामने है। 2 साधन हैं K और L, पूंजी और लेबर। अब आप देख सकते हैं इसका फार्मूला। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने वहाँ पे बजट लाइन पढ़ा हुआ था, उसे कीमत रेखा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पे सम लागत रेखा इसे बोलेंगे। बाकी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट वही रहेगा जिस तरीके से वो रहता था। इंडिफरेंस कर्व, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इंडिफरेंस कर्व वाले सेक्शन की काफ़ी सारी बेसिक बातें यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रही हैं। सम लागत रेखा होती क्या है? सम लागत रेखा एक ऐसी रेखा होती है जो कि उत्पादन के उन विभिन्न संयोगों को व्यक्त करेगी जिनकी कुल लागतें समान होती हैं। अन्य शब्दों में क्या कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेखा होती है जो 2 साधनों के उन विभिन्न संयोगों को प्रकट करेगी जो कि एक फर्म समान लागत पे प्राप्त कर सकती है। ये आपकी सम लागत रेखा हो गई।
उसके बाद टोटल रेवेन्यू हो गया। अब टोटल रेवेन्यू का आप फार्मूला याद रखेंगे जब आप मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। सेम इसी तरह से औसत आगम यानी कि एवरेज रेवेन्यू का भी फार्मूला आपको याद रखना होगा। जिस तरीके के वो कॉन्सेप्ट चलते थे, जैसे कि टोटल प्रोडक्ट चलता था, टोटल प्रोडक्शन चलता था, उसी तरीके से यहाँ पे टीआर होगा, टोटल रेवेन्यू। जैसे वहाँ पे एवरेज कॉस्ट चलती थी, यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। तो उसी तरीके के कॉन्सेप्ट हैं मिलते जुलते। उसके बाद अगला इसमें आपका हो जाएगा सीमांत आगम। अब इसका भी फार्मूला आपको याद रखना है। बाकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक थ्योरी है वो वही है। जब हम लोग सीमांत लागत को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लागत को परिप्रेक्ष्य में रख के बात की जाती है, और जब हम लोग आगम को पढ़ेंगे तो यहाँ पे रेवेन्यू यानी कि आगम को रख करके बात की जाएगी। ठीक, एक फार्मूला आपको याद रखना है, अपनी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इससे एक बार प्रश्न आपसे पूछ चुका है और पूछता यह है, मान लीजिए इसमें से कोई एक दो वैल्यू आपको दे दिया। मान लीजिए आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू दे दिया, आपको मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू दे दिया, अभी आपसे एवरेज रेवेन्यू पूछ ले, ऐसा पूछ चुका है आपसे। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर। तो अगर ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो सीधे सीधे आपको जो है अगर फार्मूला पता रहेगा तो सारी की सारी वैल्यू पुट करके बड़े ही आसानी से आप उत्तर जो है प्राप्त कर ले जाएंगे। तो इस फार्मूले को भाई आप लोग याद रखिएगा। इसमें तीन स्थितियां आपके सामने हैं। माँ की लोच कैसे निकालनी है आपको, औसत आगम किस तरीके से आपको निकालना है, और सीमांत आगम किस तरीके से आपको निकालना है। तीनों फार्मूले आप सभी के सामने हैं। हम लोग मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़े रहते हैं। आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, इवन नेट की प्रिपरेशन में भी पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा होगा कि बाजार क्या होती है, फिर उसके कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पे मार्केट में मैं सिर्फ उन्हीं टॉपिक को शामिल किया हूँ जो कि मुझे लगा कि ये भाई बेहतर हो सकते हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो मुझे बेहतर लगे उन्हीं सारे टॉपिक को यहाँ पे मैंने शामिल किया हुआ है। इस कड़ी में जो पहला टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है मोनोपोली यानी कि एकाधिकार का। एकाधिकार क्या होता है? एकाधिकार एक ऐसी बाजार स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का केवल एक ही विक्रेता होता है। तो ऐसे में क्या होगा कि वह जिस वस्तु का उत्पादन करेगा उसके निकटतम प्रतिस्थापन या उसके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होते, तो ऐसे में अन्य फर्मों का प्रवेश प्रतिबंध होता है। तो इस तरीके का एकाधिकारी बाजार होता है। आप ये कह सकते हैं कि उस यानी कि किसी भी एकाधिकारी वस्तु को अगर आप खरीदना चाहें तो वहाँ पे आपकी मजबूरी बन जाती है कि आपको खरीदना ही खरीदना रहेगा, क्योंकि उसका दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं। अब अगर बात करें कि एकाधिकारी उस कौन सी संतुलन मतलब कि एकाधिकारी किस अवस्था में संतुलन में होगा, तो एकाधिकारी उस समय संतुलन की अवस्था में होगा जब वह वस्तु की उस मात्रा का उत्पादन करे जिस पर उसका कुल लाभ अधिकतम हो। और एकाधिकारी अवस्था में कीमत और संतुलन का निर्धारण जो है मुख्य रूप से दो दृष्टिकोण से किया जाएगा। पहला इसमें हो जाएगा कुल आय और कुल लागत दृष्टिकोण, और दूसरा हो जाएगा सीमांत आय और सीमांत लागत दृष्टिकोण। एकाधिकारी वस्तु की उस मात्रा को बेच करके अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है जिस पर कि कुल आय और कुल लागत का अंतर अधिकतम होता है। एकाधिकारी वस्तु की विभिन्न कीमतें निर्धारित करके अथवा वस्तु की पूर्ति में परिवर्तन करके यह मालूम करने के बारे में सोचता है कि उत्पादन के किस स्तर पे कुल आय और कुल लागत का अंतर अधिकतम होगा। ठीक है, तो उत्पादन की उस मात्रा पर जिसके उत्पादन से एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, एकाधिकारी संतुलन उस समय एकाधिकारी जो होगा इसी स्थिति में वो संतुलन की अवस्था को प्राप्त करेगा। तो दो तरीके होते हैं। पहला इसमें है कि सीमांत आय बराबर सीमांत लागत के हो जाए, मीन्स MR इक्वल टू MC हो जाए। ठीक है, दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका होगा सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटे। तो इस स्थिति में एकाधिकारी को अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, और इस विश्लेषण द्वारा एकाधिकार में कीमत तथा संतुलन निर्धारण का अध्ययन
दो अवधियों में, यानी कि समय की दो अवधियों में। पहला इसमें होता है लॉन्ग क्या कहते हैं अल्पकाल यानी कि शॉर्ट रन के लिए, और दूसरा हो जाएगा लॉन्ग रन के लिए यानी कि दीर्घकाल के लिए। अल्पकाल की अगर हम लोग बात करें तो एकाधिकारी 3 स्थितियों को प्राप्त करता है। उसमें एक हो जाएगा असामान्य लाभ, फिर सामान्य लाभ और फिर न्यूनतम हानि। ठीक है। उसी प्रकार से अगर दीर्घकालीन संतुलन की बात करें तो दीर्घकाल में एकाधिकारी वहीं पे संतुलन प्राप्त करेगा जहां पे उसकी दीर्घकालीन सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर होगी। यानी क्या बोला, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। दीर्घकाल में एकाधिकारी को संतुलन की अवस्था प्राप्त करने की यह एक आवश्यक शर्त होती है। दीर्घकाल में समय लंबा होने के कारण यह होता है कि एकाधिकारी सभी लागतों को बदल सकता है और मांग बढ़ने पे पूर्ति जो है वो मांग के अनुसार समायोजित कर सकता है। लेकिन एक बात और है कि दीर्घकाल में कीमत दीर्घकालीन औसत लागत से अधिक होती है। तो यह हो गया लॉन्ग टर्म में एकाधिकारी कैसे संतुलन को प्राप्त करेगा। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म के विपरीत एक एकाधिकारी जो होगा वो दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है, पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में असामान्य लाभ का अर्जन नहीं हो पाता है, लेकिन एकाधिकारी स्थिति में या एकाधिकार बाजार की स्थिति में दीर्घकाल में भी असामान्य लाभ अर्जित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि बाजार में नई फर्मों के प्रवेश पर प्रतिबंध होता है। उसके बाद एकाधिकार से संबंधित एक कॉन्सेप्ट आपको मिलता है देखने को, पढ़ने को, और परीक्षा में भी यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है कीमत विभेद का, जिसे कि विभेदात्मक एकाधिकार के नाम से भी जाना जाता है। इस संबंध में बेन ने एक परिभाषा दिया था कि कीमत विभेद से अभिप्राय विक्रेता की उस क्रिया से है। कीमत विभेद से अभिप्राय विक्रेता की उस क्रिया से है जिससे कि वह एक ही प्रकार के पदार्थों के लिए विभिन्न क्रेताओं से विभिन्न कीमतें लेता है। ये बोला था जेएस बेन ने। पिगू ने एक पुस्तक लिखा इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर, और इस पुस्तक में इन्होंने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यानी कि कीमत विभेदीकरण को 3 श्रेणियों में बांटा था। 3 श्रेणियों को हम लोगों को पढ़ना चाहिए। पहली श्रेणी क्या बोलती है? पहली श्रेणी बोलती है कि इसमें एकाधिकारी जो होगा वो वस्तु की प्रत्येक इकाई की विभिन्न कीमतें वसूल करता है और प्रत्येक इकाई की उतनी कीमत निर्धारित की जाती है जितनी की उपभोक्ता देने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार उसे कोई भी उपभोक्ता बचत प्राप्त नहीं होती। तो आप ये कह सकते हैं कि प्रथम श्रेणी के विभेदीकरण का अर्थ एक ऐसी स्थिति है जिसमें कि उपभोक्ता की बचत शून्य होती है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना कि प्रथम श्रेणी के विभेदीकरण में क्या होगा कि उपभोक्ता की बचत जो है वो शून्य होगी। ठीक है। उसके बाद दूसरी श्रेणी का विभेदीकरण आ जाता है। इसमें क्या होगा? इसमें एकाधिकारी किसी वस्तु की विभिन्न इकाइयों की विभिन्न कीमतें लेता है। उदाहरण के लिए राज्यों के बिजली बोर्ड की एक सीमा तक पहली कुछ इकाइयों के उपभोग की दर कम लेता है और उस सीमा के बाद की जो इकाइयाँ हैं उस पे रेट ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और आप देख सकते हैं दिल्ली गवर्नमेंट में, अभी आप इसको लेटेस्ट एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वहाँ पे लगभग 100 यूनिट की बिजली आपको मुफ्त में मिल रही है। ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप 101 यूनिट यूज़ कर लेंगे तो इस 1 यूनिट का चार्ज आपको देना है। तो हालांकि ये विभेदीकरण है या नहीं है, लेकिन ये एग्जाम्पल आप जो है कह सकते हैं कि एक लिमिट के बाद जो अगली इकाइयां हैं उसके लिए आपको दर देनी पड़ती है। ठीक है। इस स्थिति में क्या होता है? उपभोक्ता को बचत प्राप्त होती है। आप देख सकते हैं कि 100 यूनिट का बिल ही नहीं देना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये उपभोक्ता की बचत यहाँ पे प्राप्त हो रही है। तीसरी श्रेणी के विभेदीकरण को समझिए। तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण वो होता है जिसके अंतर्गत एकाधिकारी किसी वस्तु के कुल बाजार को 2 या 3 समूहों में बांट देता है और प्रत्येक समूह से विभिन्न कीमतें वसूल करता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि यदि एकाधिकारी घरेलू बाजार में किसी वस्तु की अधिक कीमत निर्धारित करे तथा विदेशी बाजार में कम कीमत निर्धारित करे
तो इसे तीसरी श्रेणी का विभेदीकरण कहा जाएगा। उदाहरण के लिए आप चीन को ले सकते हैं। चाइना क्या करता है कि उसी सामान को अपने देश में कम मूल्य पर बेचेगा और अन्य देशों में अपने देश में अधिक मूल्य पे बेचेगा और अन्य देशों में कम मूल्य पे बेचेगा। क्यों? क्योंकि उसको अन्य देश की मार्केट पे अपनी पकड़ बनानी है, मार्केट में कैप्चर करना है पूरे मार्केट को। तो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी एक तरीके का जो है कीमत विभेदीकरण वाली स्थिति ही है। ठीक है। उसके बाद मार्केट में जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है एकाधिकारिक प्रतियोगिता का। ये क्या होता है? एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की वो स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु के बहुत सारे विक्रेता होते हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता की वस्तुएं दूसरे विक्रेताओं की वस्तुओं से किसी न किसी रूप में भिन्न होती हैं। तो क्या होगा कि वस्तु विभिन्नता एकाधिकारी प्रतियोगिता की एक मुख्य विशेषता बन जाती है। अब ये वस्तु विभिन्नता होगी कैसे? ये वस्तु विभिन्नता ब्रांड के नाम, ट्रेडमार्क, उस वस्तु के गुण, पैकिंग या उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सुविधाओं या सेवाओं के अंतर के रूप में देखने को मिलती है। हमारे वास्तविक जीवन में भी इस तरीके की प्रतियोगिता के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे कि टूथपेस्ट को अगर आप ले लें तो कोलगेट देखें, पेप्सोडेंट देखें, बहुत सारे टूथपेस्ट हैं। तो ये जो कंपनियां हैं टूथपेस्ट का उत्पादन करने वाली जो फर्में हैं, ये एकाधिकारिक प्रतियोगिता के उदाहरण हैं। इस प्रकार की बाजार स्थिति में फर्में एकाधिकारी भी होती हैं और प्रतियोगी भी होती हैं। ठीक है। फर्म एकाधिकारी इसलिए हो जाएगी क्योंकि वस्तु विभेद के कारण उसका वस्तु की कीमत पे सीमित नियंत्रण होता है और एकाधिकारी की भांति प्रत्येक फर्म का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। उदाहरण के लिए जैसे हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड का लक्ष्य ट्रेडमार्क पे एकाधिकार है, कोई दूसरी फर्म इसका प्रयोग नहीं कर पाएगी, लेकिन दूसरी फर्म है जो वो अपने ट्रेडमार्क के अंतर्गत नहाने के साबुन का उत्पादन कर सकती है, जैसे कि हमाम बना देगी, पियर्स बना देगी, डिटॉल बना देगी। तो वस्तु का उत्पादन तो कर रही है तो प्रतियोगिता हो गई, लेकिन सेम वस्तु का उत्पादन नहीं कर रही है तो ये एकाधिकार। तो दोनों को मिला जुला के स्थिति जो बन रही है वही हो गई एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति। ध्यान देने वाली बात यह है बाजार की इस स्थिति में प्रतियोगिता का महत्व यह है कि वस्तु के बहुत से विक्रेता होते हैं तथा फर्मों को प्रवेश पाने और छोड़कर जाने की स्वतंत्रता होती है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत। अब सवाल ये उठता है कि एकाधिकारी प्रतियोगिता में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कैसे होगा? तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में भी प्रत्येक उत्पादक का जो उद्देश्य होता है वो होता है अपने लाभ को अधिकतम करना। और हम लोग पहले भी देख चुके हैं कि अधिकतम लाभ उस समय होगा जब सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी, मीन्स मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट होगा। तो एकाधिकारी प्रतियोगिता की अवस्था में सीमांत आय पूर्ण प्रतियोगिता की तरह औसत आय के बराबर नहीं होता। एकाधिकारी प्रतियोगिता की दशा में यदि कोई फर्म अपने उत्पादन की अधिक मात्रा बेचना चाहे तो उसे कीमत को कम करनी पड़ेगी, प्राइस जो है कम करेंगे तभी अधिक मात्रा को बेच पाएंगे। अब एकाधिकारी प्रतियोगिता में एक फर्म उसी बिंदु या सीमा तक उत्पादन कर पाएगी जिस पर कि उसकी सीमांत आय सीमांत लागत के बराबर होगी। और दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट होगा सीमांत लागत वक्र सीमांत आय वक्र को नीचे से काटेगा। तो ये दोनों अवस्थाएं हो जाएंगी संतुलन की। यहाँ पे भी दो समय की दो अवधियों में संतुलन को देखा जाएगा, अल्पकाल और दीर्घकाल में। तो अल्पकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें मांग बढ़ने पे उत्पादन को केवल परिवर्तनशील साधनों के प्रयोग में वृद्धि करके बढ़ाया जा सकता है। अल्पकाल में अब ये इधर देखिए कि अल्पकाल में एक फर्म जो है वो संतुलन की 3 अवस्थाओं को प्राप्त कर सकती है, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ या फिर हानि। ठीक, ये 3 स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। जबकि दीर्घकाल की बात करें तो दीर्घकाल एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संदर्भ में देखें तो दीर्घकाल एक ऐसी अवधि होती है जिसमें कि फर्में अपने प्लांट के स्तर में परिवर्तन कर सकती हैं, नई फर्में भी बाजार में प्रवेश कर सकती हैं, पुरानी फर्में बाजार छोड़ सकती हैं।
तो एकाधिकारी प्रतियोगिता में वस्तुएं विभेदीकृत भी होती हैं, समरूप नहीं होती। और चैम्बरलिन ने उन फर्मों के लिए जो कि विभेदीकृत वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, इन्होंने इसमें उद्योग के स्थान पे उत्पाद ग्रुप शब्द का प्रयोग किया था। फाइनली ये समझें कि एकाधिकारी प्रतियोगिता की स्थिति में दीर्घकाल में फर्मों को असामान्य लाभ प्राप्त नहीं होगा, फर्मों को हानि भी नहीं होगी, फर्में केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त करेंगी। सवाल ये उठता है कि फर्में क्यों सामान्य लाभ ही प्राप्त करेंगी? तो इसका जवाब ये है कि पूर्ण प्रतियोगिता के समान एकाधिकारी प्रतियोगिता में भी फर्मों को प्रवेश करने तथा छोड़ जाने की स्वतंत्रता होती है, और यही कारण है कि इस स्थिति में फर्में को केवल सामान्य लाभ ही प्राप्त होगा। ठीक, उसके बाद विक्रय लागतें क्या होता है इसको समझ लीजिए। एकाधिकारी प्रतियोगिता वाली फर्मों को अपना उत्पाद बेचने के लिए विज्ञापन तथा प्रचार पे काफ़ी व्यय करना पड़ता है, यानी काफ़ी धन व्यय करना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र में वस्तु की बिक्री को बढ़ाने के लिए उसके विज्ञापन तथा प्रचार पे जो कुल धन खर्च किया जाएगा उसे विक्रय लागत कहा जाता है। विक्रय लागत की आवश्यकता एकाधिकारी प्रतियोगिता में अधिक महसूस होगी, जबकि पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में सभी उत्पादकों की वस्तुएं समरूप होती हैं, इसलिए वहां पे विज्ञापन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। और एकाधिकारी की अवस्था में वस्तु का एक ही उत्पादक होता है। जब वह वस्तु का उत्पादन आरंभ करता है तो ग्राहकों को सूचना देने के लिए हो सकता है कि वह विज्ञापन करे, लेकिन फिर बाद में वह विज्ञापन नहीं करता है। यानी एकाधिकार में भी विज्ञापन पर धन व्यय करने की आवश्यकता नहीं होती, जबकि एकाधिकारी प्रतियोगिता में क्या होता है कि ग्राहकों को केवल वस्तु के संबंध में सूचना देना ही नहीं काफ़ी होता है, बल्कि बार बार उन्हें वस्तु के गुणों के विषय में भी ध्यान दिलाना आवश्यक हो जाता है। इसीलिए एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विक्रय लागत केवल सूचना मात्र नहीं होती, बल्कि वह मांग परिवर्तक होती है, बिक्री की उन्नति के लिए आवश्यक होती है। यानी कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता में विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और विज्ञापन में जो धन व्यय होता है यही विक्रय लागतों के अंतर्गत जोड़ा जाता है या देखा जाता है। अल्पाधिकार के मॉडलों की बात करेंगे। अल्पाधिकार के जो मॉडल हैं, अल्पाधिकारी समूह के व्यवहार अर्थात थोड़ी सी परस्पर निर्भर फर्में आपस में, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं कि अल्पाधिकार होता क्या है। तो अल्पाधिकार समूह के व्यवहार, इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी परस्पर निर्भर फर्में ये आपस में सहयोग करेंगी और साथ ही साथ एक दूसरे से प्रतियोगिता करेंगी। अल्पाधिकारी फर्मों के वास्तविक उद्देश्य अर्थात वे व्यक्तिगत अथवा संयुक्त लाभों को अधिकतम करना चाहेंगी, बिक्री को अधिकतम, ये सारी जो है इसकी थोड़ी सी विशेषताएं हो गई। क्या कहते हैं कि फर्मों के बीच समझौते या गठबंधन के आधार पे दो इसमें भाग डिवाइड होंगे, गैर कपट संधि अल्पाधिकार और कपट संधि अल्पाधिकार। ठीक, गैर कपट में आपको मुख्य रूप से 3 मॉडल पढ़ने होते हैं, क्रूनो का मॉडल, चैम्बरलिन का मॉडल और पॉल एम स्वीजी का मॉडल। कपट संधि अल्पाधिकार के अंतर्गत क्या होगा कि अल्पाधिकारी फर्में परस्पर निर्भरता से उत्पन्न अनिश्चितता को दूर करने के लिए आपस में कपट संधि करेंगी, यानी कि आपस में एक समझौता करेंगी। जब एक उद्योग की फर्मों के बीच औपचारिक समझौता होता है जिसमें वे आपसी विचार विमर्श से कीमत या उत्पादन के संबंध में कुछ सामान्य नियम निर्धारित कर लें, तो इसे कार्टेल कहा जाता है। 2 प्रकार के कार्टेल जो है देखने को मिलेंगे, संयुक्त लाभ और पूरे उद्योग के लाभ में अधिकतम करने वाला कार्टेल, और बाजार का बंटवारा करने वाला कार्टेल। अनौपचारिक समझौते में क्या होता है? अनौपचारिक समझौते में बिना आमने सामने विचार विमर्श किए फर्में आपस में एक समझौता करती हैं। 3 प्रकार के समझौते होंगे, इसका उदाहरण एक देख सकते हैं, कीमत नेतृत्व। आगे हम लोग कीमत नेतृत्व में पढ़ेंगे, 3 प्रकार से होगा। कीमत नेतृत्व 3 प्रकार से होगा। पहला जो निम्न लागत कीमत नेतृत्व होता है, यानी कि निम्न लागत फर्म वाली कीमत नेतृत्व करेगी। दूसरा प्रधान फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व होगा, और तीसरा बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व होगा, यानी कि बाजार की अनुभवी फर्म के द्वारा कीमत नेतृत्व होगा। अब हम लोग क्रूनो के द्वयाधिकार मॉडल को थोड़ा सा समझते हैं। द्वयाधिकार जो है ये अल्पाधिकारी सिद्धांत का सरलतम और सीमित रूप है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ 2 विक्रेता
या फर्में होती हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं होता है। तो ये जो है क्रूनो ने 1838 में 1838 में एक मॉडल दिया और इनका मॉडल समान पदार्थों वाले द्वैधिकारी सिद्धांत की व्याख्या करता है। कुछ मान्यताएं थी इनके सिद्धांत में, जैसे कि दो स्वतंत्र फर्में या विक्रेता हैं जो कि एक समान वस्तु खनिज जल का उत्पादन कर रही हैं और एक ही बाजार में विक्रय कर रही हैं। ठीक है। उसके बाद और भी मान्यताएं हैं, जैसे कि उत्पादन की लागत शून्य है, एमसी यानी शून्य है। दोनों फर्मों या विक्रेता जो हैं वो एक सरल रेखा पर मार्ग वक्र का सामना कर रहे हैं जिसका कि ढाल ऋणात्मक। ये सारी जो है इनके सिद्धांत की मान्यताएं हैं। और जो फाइनली निष्कर्ष निकलेगा इनके सिद्धांत का, एक फार्मूला आपको ध्यान में रखना है। इसमें होता यह है कि जैसे दो फर्में होती हैं, तो कोई एक फर्म जब अपने उत्पादन क्रिया को आरंभ करेगी तो आधे बाजार को वो छोड़ देती है, ये मान करके कि आधे में पिछली वाली फर्म जो है उत्पादन की प्रक्रिया को कर रही है। तो फाइनली एक फार्मूला निकल करके आता है इसके समाधान के लिए कि यदि फर्मों या विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक है तो भी क्रोनो के मॉडल को लागू किया जाएगा, ये अलग चीज़ हो गई। लेकिन यदि उद्योग में हम लोग फर्मों की संख्या दिया हो, 2 फर्में हों या 3 फर्में हों, कुछ भी हों, तो उसके लिए क्रोनो के सिद्धांत का एक फार्मूला निकल के आता है कि कितने मार्केट के कितने भाग में कोई भी एक फर्म उत्पादन कार्य प्रारंभ करेगी। तो उसके लिए फार्मूला इन्होंने दिया 1/n+1। ठीक है। यानी कि अगर बाजार में 2 प्रकार की फर्में हैं, यानी कि 2 फर्में हैं, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे तो यह हो जाएगा 1/3। यानी बाजार के 1/3 हिस्से पे उत्पादन कार्य प्रारंभ करेगी जो दूसरी फर्म आएगी। अब जितने n की वैल्यू होगी उसी तरह से इसकी वैल्यू बदलती जाएगी। अगला यह है कि उद्योग का कुल उत्पादन कितना होगा। ये तो हो गया एक फर्म के उत्पादन के लिए समाधान, यानी कोई नई फर्म आएगी तो वो कैसे उत्पादन करेगी, तो वो इस फार्मूले के आधार पे करेगी। कुल उत्पादन के लिए क्या हो जाएगा, n/n+1। इस फार्मूले को आप याद रखेंगे। अब अगर 2 फर्में हैं तो ये हो जाएगा 2/3, यानी कि जो कुल उत्पादन होगा वो 2/3 होगा। यह फार्मूला आपको याद रखना है इनके मॉडल में। चैम्बरलिन के मॉडल को थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए। चैम्बरलिन ने अपने द्वैधिकार मॉडल में दोनों विक्रेताओं की परस्पर निर्भरता को स्वीकार करते हुए एक स्थिर संतुलन हल या स्थिर संतुलन समाधान को प्रस्तुत किया। और चैम्बरलिन जो है ये क्रूनो और अन्य प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों द्वारा दिए गए मॉडल में फर्मों की परस्पर निर्भरता को ध्यान न रखने की आलोचना करते हैं। क्योंकि यह फर्मों का विवेकशील व्यवहार नहीं होगा और वास्तव में फर्में पारस्परिक निर्भरता को पहचान करके अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं और ऐसी स्थिति में प्रत्येक फर्म एकाधिकारी कीमत वसूल करेगी तथा एकाधिकारी संतुलन उत्पादन को बराबर बांट लेगी। और जब भी फर्में संतुलन में होंगी तो उद्योग का लाभ भी अधिकतम होगा और संतुलन स्थिर होगा। ये चैम्बरलिन के मॉडल को 4-5 लाइन में आप समझ सकते हैं। इन बातों को याद रखेंगे तो परीक्षा में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा कुछ मदद मिल जाए। इनके सिद्धांत का डायग्राम, एक पॉइंट यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं कि क्रूनो के विपरीत चैम्बरलिन ये मानते हैं कि जो पहली फर्म होगी वो पारस्परिक निर्भरता को ध्यान में रखते हुए प्रतिक्रिया करेगी और फर्म ये महसूस करेगी कि वह जो भी निर्णय लेगी फर्म बी भी उस निर्णय पे प्रतिक्रिया करेगी। ठीक, ये चैम्बरलिन का मॉडल है। यही सारी बातें हैं जिससे कि चैम्बरलिन का सिद्धांत जो है वो अन्य मॉडलों की तुलना में बेहतर हो जाता है, यानी कि अन्य प्रतिष्ठित मॉडलों की तुलना में बेहतर हो जाता है। अब हम लोग देखेंगे विंकुचित मार्ग वक्र का सिद्धांत। सर्वप्रथम हॉल और हिच ये 2 अर्थशास्त्री थे। इन्होंने अल्पाधिकारी बाजार में कीमत निर्धारण की व्याख्या करने के लिए विंकुचित मार्ग वक्र का प्रयोग किया था। और फिर उसी वर्ष यानी कि 1939 में अमेरिका के अर्थशास्त्री थे पॉल एम स्वेजी, उन्होंने विंकुचित मार्ग वक्र का प्रयोग किया अल्पाधिकारी बाजार में संतुलन के निर्धारण के लिए। तो जो स्वीजी द्वारा प्रस्तुत है विंकुचित मार्ग वक्र का सिद्धांत, ये अल्पाधिकार में कीमत और उत्पादन के निर्धारण की व्याख्या नहीं करता है,
बल्कि ये मॉडल सिर्फ यह बताता है कि जब एक बार अल्पाधिकार में कीमत निर्धारित हो जाती है तो उसके स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति क्यों होती है। क्योंकि प्रत्येक अल्पाधिकारी फर्म ये सोचती है कि यदि वह वर्तमान कीमत स्तर को कम करेगी तो प्रतिद्वंदी फर्में भी कीमत को कम करेंगी और इस प्रकार इस बाजार में मांग बढ़ने के बावजूद भी फर्मों का हिस्सा अपरिवर्तित रहेगा। परंतु यदि फर्म कीमत में वृद्धि करेगी तो प्रतिद्वंदी फर्में ऐसा नहीं करेंगी और फर्म के बाजार हिस्से में कमी आ जाएगी। तो प्रतियोगी फर्मों के इस प्रकार की प्रतिक्रिया की प्रवृत्ति के कारण ही अल्पाधिकारी बाजार में मांग वक्र वर्तमान कीमत स्तर पर विंकुचित हो जाएगा तथा विंकुचित बिंदु अर्थात वर्तमान कीमत स्तर के ऊपर का भाग अपेक्षाकृत लोचदार तथा नीचे का भाग अपेक्षाकृत बेलोचदार हो जाता है। यह बात बताया पॉल एम स्वीजी ने। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग कार्टेल को समझते हैं कि क्या होता है कार्टेल। कार्टेल होता है एक उद्योग समूह में स्वतंत्र फर्मों का संगठन। एक उद्योग हो गया, उसमें कुछ फर्में आपस में मिलकर के एक समझौता कर लें तो ये कार्टेल कहलाता है। और कार्टेल क्या होता है कि इसका जो उद्देश्य होता है कि एक हो जाएगा संयुक्त लाभ को अधिकतम करना। ठीक, तो कार्टेल का ये उद्देश्य। कीमत नेतृत्व इसमें निकल करके सामने आता है और 3 प्रकार का कीमत नेतृत्व देखने को मिलता है, जिसमें आपका पहला हो जाएगा कम लागत फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, दूसरा प्रधान फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व और तीसरा स्थितिमान या अनुभवी फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व। ठीक है, चलिए पहली स्थिति देखते हैं, कम लागत कीमत नेतृत्व। इस मॉडल के अंतर्गत कम लागत होने के कारण एक अल्पाधिकारी फर्म कम कीमत निर्धारित करती है और वह उद्योग की अन्य फर्मों की नेता बन जाती है। अन्य फर्मों को भी कम लागत फर्म की कीमत का अनुसरण करना पड़ता है, तो यह हो जाएगा आपका कम लागत वाला। और फिर प्रधान फर्म द्वारा कीमत नेतृत्व, ये क्या होगा? ये एक ऐसी स्थिति होती है जब एक उद्योग की कुछ फर्मों में से एक फर्म कुल उत्पादन के एक बहुत बड़े भाग या बहुत बड़े लाभ का बहुत बड़े भाग पे उत्पादन करने के कारण बाजार पे अपना प्रभुत्व बना के रखती है। तो यह प्रधान फर्म अपने मांग वक्र के अनुरूप वस्तु की कीमत का निर्धारण करेगी जिससे उसका लाभ अधिकतम हो जाए। लेकिन अन्य फर्में छोटी होने के कारण बाजार पे प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं होती हैं तथा प्रधान फर्म द्वारा निर्धारित कीमत को स्वीकार करके उसके अनुसार अपने उत्पादन की मात्रा निश्चित करती हैं। उसके बाद बैरोमेट्रिक फर्म कीमत नेतृत्व क्या होगा? इस मॉडल में सभी फर्में औपचारिक या अनौपचारिक रूप से उस फर्म के कीमत परिवर्तन का अनुसरण करने को सहमत हो जाती हैं जो कि बाजार की स्थितियों में बेहतर रूप से जानकारी रखती हो, यानी कह सकते हैं कि अनुभवी हो। और साथ ही साथ इस अनुभवी फर्म को ये भी कुछ जानकारी रहे कि भविष्य में बाजार में किस तरीके का परिवर्तन हो सकता है। और एक चीज़ है कि आवश्यक नहीं है कि ऐसी अनुभवी या पुरानी फर्म ही सबसे बड़ी या कम लागत वाली हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो फर्म हो जाए जो बाजार की वस्तु की मांग व लागत की स्थितियों और समस्त अर्थव्यवस्था की स्थितियों में परिवर्तन का पूर्वानुमान लगाने में एक बैरोमीटर की तरह कार्य करती है। बैरोमेट्रिक कीमत नेतृत्व कुछ कारणों से होगा, जैसे कि पहला इसमें क्या होगा, अल्पाधिकारी उद्योग की बड़ी फर्मों के बीच प्रतिद्वंदिता से प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी जिससे सभी फर्मों को हानि होगी। बड़ी फर्मों के बीच प्रतिद्वंदिता के कारण उसमें किसी एक को उद्योग का नेता स्वीकार करना संभव नहीं हो पाता है। साथ ही साथ उद्योग की अधिकतर फर्मों को लागत, मांग, पूर्ति की दशाओं इन सब की गणना करते रहने की न तो क्षमता होती है और न इच्छा। तो इन सब कारणों से ये कीमत नेतृत्व भी फेल हो जाता है। अब हम लोग फर्मों के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि जो कोई भी फर्म होती है, प्रारंभ में ये विचारधारा चलती थी कि फर्मों का उद्देश्य होता है लाभ का अधिकतम करना। ये कॉन्सेप्ट चलता था शुरुआत में। बाद में प्रोफेसर बॉमेल आते हैं और बॉमेल ने इस मान्यता को चुनौती दिया, यानी कि अपने तरीके से प्रस्तुत किया और उन्होंने बताया कि एक अल्पाधिकारी का मुख्य उद्देश्य लाभ को अधिकतम करना नहीं बल्कि बिक्री को अधिकतम करना होता है, यानी कि ऐसा होना चाहिए।
हालांकि बामल यहाँ पे लाभ को बिल्कुल जो है नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, बिक्री के मौद्रिक मूल्य को अधिकतम करना है आपको, और अगर आप बिक्री के मौद्रिक मूल्य को अधिकतम करेंगे तो लाभ तो आपको ज़रूर से ज़रूर प्राप्त होता ही जाएगा। तो इसीलिए इनके मॉडल को बिक्री अधिकतम मॉडल या फिर आय अधिकतम मॉडल कहा जाता है। और बामेल के अनुसार आज के युग में फर्में उनके मालिक नहीं बल्कि प्रबंधक चलाते हैं, और व्यावसायिक प्रबंधक के संबंध में ये मान्यता अधिक विवेकपूर्ण हो जाती है कि वह न्यूनतम लाभ की शर्त के साथ फर्म की बिक्री को अधिकतम करने का प्रयास करता है। तो इस सिद्धांत में प्रबंधक की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया, और प्रबंधक फर्म के उत्पाद के मूल्य, उत्पादन मात्रा और विज्ञापन नीति के निर्धारण में बिक्री अधिकतम करने को इसलिए अधिक महत्व देता है क्योंकि उसका निष्पादन और आत्महित इसी से जोड़ करके देखा जाता है। प्रोफेसर बामल लाभ के उद्देश्य जो होता है फर्मों का, उसका पूरी उपेक्षा नहीं की। उन्होंने बोला कि बिक्री बढ़ाने के साथ साथ फर्म एक न्यूनतम लाभ को प्राप्त करके चले, और यही एक जो है अल्पाधिकारी फर्म के लिए बेहतर निर्णय होगा। अल्पाधिकारी बाजार संरचना में एक फर्म की कीमत और उत्पादन निर्धारण में गैर कीमत प्रतियोगिता महत्वपूर्ण होती है। बामेल अपने मॉडल में विज्ञापन व्यय से लेकर के कीमत और उत्पादन निर्धारण की चर्चा करते हैं। बामेल ये मान लेते हैं कि किसी फर्म द्वारा विज्ञापन व्यय में वृद्धि सदैव बिक्री की भौतिक मात्रा में वृद्धि करेगी, परंतु एक बिंदु के बाद यह बिक्री घटती दर से बढ़ेगी। तो यदि वस्तु की कीमतें दी हुई हों तो बिक्री से कुल आय में हुई वृद्धि विज्ञापन व्यय में वृद्धि के परिणामस्वरूप बिक्री की भौतिक मात्रा में वृद्धि के अनुपात में होंगी। संक्षेप में आपको बताता हूं, बामेल ने यह बताया कि फर्मों को विज्ञापन पे व्यय करना चाहिए। विज्ञापन पे जितना व्यय करेंगे उससे ज़्यादा आमदनी उनको कुल बिक्री में मिल जाएगी। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण मॉडल इसमें है मैरिस का मॉडल। मैरिस ने क्या बोला, मैरिस ने अपनी पुस्तक द इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ मैनेजरियल कैपिटलिज्म 1964 में ये आई। इसमें इन्होंने फर्म का एक अच्छा सा सिद्धांत विकसित किया। इन्होंने इस पे विचार किया कि आधुनिक बड़ी फर्में जो होती हैं प्रबंधकों द्वारा चलाई जाती हैं, और इसके मालिक होते हैं शेयर होल्डर, जो कि फर्मों के प्रबंध के बारे में निर्णय लेते हैं। यानी कि फर्मों के जो शेयरधारक होते हैं वही निर्णय लेंगे फर्मों के आगे कार्य करने के बारे में। तो जो प्रबंधक होता है वो कोशिश करता है कि फर्म की वृद्धि दर अधिकतम रहे, और शेयर होल्डर को क्या चाहिए, शेयर होल्डर को अपना लाभांश और शेयर की कीमतों को अधिकतम करना होना चाहिए। मतलब वो ये चाहता है कि उसका लाभांश और शेयर अधिकतम हो, और प्रबंधक क्या चाहेगा, प्रबंधक चाहेगा फर्म की वृद्धि अधिकतम हो। तो ऐसे में इन दोनों में कैसे संतुलन बनाया जाए, इसी के लिए मैरिस ने एक सिद्धांत दिया, सतत अवस्था मॉडल। इसमें क्या होगा कि प्रबंधक एक स्थिर वृद्धि दर चुनेगा जिस पर कि फर्म के विक्रय लाभ, परिसंपत्तियां इत्यादि बढ़ें। यदि वह ऊंची वृद्धि दर चुनता है तो उसे विज्ञापन पर अधिक खर्च करना पड़ेगा ताकि वह अधिक मांग और नई वस्तुओं का निर्माण कर सके। इसीलिए वह फर्मों के प्रसार के लिए कुल लाभों का अधिक अनुपात अपने पास रखेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, लाभांशों के रूप में शेयर होल्डरों को वितरित किए जाने वाले लाभ कम हो जाएंगे और शेयर की कीमतें गिर जाएंगी। तो फर्म को अधिकार में लेने का भय प्रबंधकों में अस्पष्ट और बड़े आकार में दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि प्रबंधक अपनी नौकरी की सुरक्षा और फर्म की वृद्धि के लिए अधिक चिंतित होते हैं। इसीलिए वो ऐसी वृद्धि दर चुनेंगे जो कि फर्म के शेयरों के मार्केट मूल्य को अधिकतम करें, शेयर होल्डरों को संतोषजनक लाभांश दें और फर्म को किसी दूसरी फर्म द्वारा एकाधिकार में लेने से बचाएं। दूसरी ओर जो मालिक होंगे वो भी फर्म की संतुलित वृद्धि चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे उन्हें अपनी पूंजी पर उचित प्रतिफल प्राप्त होता है। तो यही मिला जुला करके दोनों संतुलन की अवस्था में आते हैं, और इसी संतुलन अवस्था को मैरिस ने अपने मॉडल में समझाने का प्रयास किया था। अब इसके बाद तो देखिए विलियमसन का भी मॉडल आया था, उन्होंने उपयोगिता को अधिकतम करने की बात की थी, तो वो अलग चीज़ हो गई। अभी हम लोग एक महत्वपूर्ण थ्योरी के बारे में 4 लाइन पढ़ लेते हैं। वेन का जो सिद्धांत है, सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत।
जे एस बेन होगा, यहाँ पे वी जो लिखा है ये जे एस बेन होगा। जे एस बेन पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने 1949 में अपने एक लेख में सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत को प्रतिपादित किया और फिर 1956 में अपनी पुस्तक वैरियर्स टू न्यू कंपटीशन, ये पुस्तकें आप याद रखिएगा, और फिर 1959 में अपनी दूसरी पुस्तक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में इस सिद्धांत को बताया। ठीक है, और अपने मूल लेख में बेन ने यह बताया कि कपट संधि वाली अल्पाधिकारी फर्मों को अन्य फर्मों के संभावित प्रवेश का भय हो सकता है, तो एक निश्चित रेंज में उनकी वस्तुओं के सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकते, लेकिन यदि कीमत को बहुत ऊंचे स्तर पर निश्चित किया जाए तो संभावित विरोधी फर्मों द्वारा प्रवेश का भय हो जाता है और ऊंचे लाभों द्वारा आकर्षित होकर के वे उद्योग में प्रवेश कर सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में सदैव अधिकतम कीमत होती है जिसे सीमा कीमत कहते हैं। स्थापित फर्में अन्य फर्मों का प्रवेश आकर्षित किए बिना इस कीमत को चार्ज कर सकती हैं। संक्षेप में आपसे मैं बता दूं, जो आपसे पूछता है सीधा सीधा पूछता है कि सीमा कीमत निर्धारण किससे संबंधित है, या फिर इनकी पुस्तकें पूछ सकता है, या फिर जो अंतिम की 3-4 लाइन है यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, तो इसको आप जो है याद रखेंगे। बेन ने अपनी पुस्तक वैरियर्स टू न्यू कंपटीशन में एक अल्पाधिकारी उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश को रोकने के लिए सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत को बताया और बताया कि कपट संधि में फर्में मिलकर के एक ग्रुप द्वारा सीमित कीमत निश्चित कर लेती हैं। यही उच्चतम कीमत होगी, यही सामान्य कीमत होगी और यह वो कीमत होगी जो स्थापित फर्में उद्योग में किसी अन्य फर्म के प्रवेश को प्रेरित किए बिना चार्ज कर सकें, यानी कि ये जो कीमत होगी ये दूसरे फर्म को मार्केट में आने से रोकेगी। तो यही सारी बातें हो गई इनकी लिमिट प्राइस थ्योरी की। अब हम लोग वितरण के कुछ सिद्धांत को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। जैसे कि वितरण का जो सीमांत उत्पादकता सिद्धांत है, ये उत्पादन के साधनों का पारिश्रमिक निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1894 में वालरस, जेबी क्लार्क, इन सारे अर्थशास्त्रियों ने मिलकर के किया। बाद में जॉन रॉबिन्सन, जे.आर. हिक्स ने इसे आधुनिक रूप में प्रस्तुत किया या प्रदर्शित किया। यह सिद्धांत बताता है कि एक साधन की कीमत उसकी उत्पादकता पर निर्भर होती है और वह सीमांत उत्पादकता द्वारा निर्धारित होती है। उसके बाद जीवन निर्वाह मजदूरी का सिद्धांत आता है, इसको भी देख लीजिएगा, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत आता है। तो ये क्या होता है कि जीवन स्तर से क्या होगा कि अपनी मजदूरी इस तरीके से होनी चाहिए कि लोगों को एटलीस्ट जो है जीवन स्तर के लिए मिल जाए। ठीक है, मजदूरी निर्धारण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, इसका प्रतिपादन जेबी क्लार्क, थ्यून, जेवेंस आदि सब ने मिलकर के किया। और जिस प्रकार किसी एक उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु का मूल्य उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता के आधार पर तय होता है, उसी प्रकार मजदूर की मजदूरी भी उसकी सीमांत उत्पादकता के आधार पर तय होती है। तो ये आपका हो गया सीमांत उत्पादकता। रिकार्डो के लगान सिद्धांत को थोड़ा सा देख लीजिए। रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अध्ययन का उद्देश्य यह होता है कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों द्वारा लगान किस भांति उत्पन्न होगा, अर्थात विभिन्न प्रकार के भूमि के टुकड़े जिन पर की कृषि का कार्य किया जा रहा है उन सब का क्षेत्रफल समान होने से भूमियों से अतिरिक्त लगान प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त ये भी पता लगाना कि विस्तृत खेती में किस प्रकार से लगान उत्पन्न होता है। तो ये हो जाएगा जो है रिकार्डो का लगान सिद्धांत। अब ब्याज की दर के बारे में पढ़ते हैं। 4 मुख्य सिद्धांत देखने को मिलते हैं। ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत, तरलता पसंदगी सिद्धांत, उधार देय कोष सिद्धांत और आधुनिक सिद्धांत। प्रतिष्ठित सिद्धांत जो है वो सबसे पुराना सिद्धांत है और इसे मार्शल, पीगू, कैल्स, वाल्डस, नाइट, इन सारे अर्थशास्त्रियों ने इससे संबंधित थे या इन्होंने इसमें सुधार किया या बताया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण जो होगा वो पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा होगा। ब्याज की दर उस बिंदु पे निर्धारित होती है जिस पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। ठीक, ये आपका हो गया ब्याज का प्रतिष्ठित सिद्धांत। ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत प्रोफेसर किन्स ने दिया अपनी पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इन्होंने
बोला कि ब्याज दर वहां पे निर्धारित होगी जहां पे मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति आपस में बराबर होंगी। और मुद्रा की मांग को इन्होंने 3 भागों में बांट के समझाया, लेन देन का उद्देश्य, सावधानी का उद्देश्य। यानी ये बोला कि लोग मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए करते हैं, लेन देन के उद्देश्य के लिए, सावधानी के उद्देश्य के लिए और सट्टा के उद्देश्य के लिए। डिटेल में आपने पढ़ा ही होगा पहले भी। उसके बाद पूर्ति के बारे में इन्होंने बताया कि मुद्रा की कुल पूर्ति के अंतर्गत मुद्रा के सिक्के तथा शाख मुद्रा सभी को सम्मिलित किया जाएगा और मुद्रा की पूर्ति देश के मुद्राधिकारी अथवा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाएगी। किन्स के अनुसार एक निश्चित समयावधि में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, अतः मुद्रा की पूर्ति रेखा एक खड़ी रेखा होती है और मुद्रा की पूर्ति वस्तु की पूर्ति में एक महत्वपूर्ण अंतर होगा। जहां पे मुद्रा की पूर्ति एक स्टॉक होती है, वहीं वस्तु की पूर्ति एक प्रवाह होती है। मुद्रा की पूर्ति ब्याज की दर को भी प्रभावित करेगी, किंतु ब्याज की दर मुद्रा की पूर्ति को प्रभावित नहीं करेगी। इसका कारण यह है कि मुद्रा की पूर्ति सरकार के नियंत्रण में होती है। ठीक, ये हो गया। ब्याज का उधार देय कोष सिद्धांत इसे किसने दिया? स्वीडन के अर्थशास्त्रियों जैसे कि विक्सेल, बर्टिनोलिन, लेंडॉल, मिरडाल, इन सब ने इसको दिया। बाद में रॉबर्टसन, जैकब वाइनर, इन्होंने इसका विकास किया। इन्होंने बोला कि ब्याज जो है ये बचत करने का प्रतिफल नहीं है, बल्कि यह उधार देय कोषों के उपयोग में दिया जाने वाला पुरस्कार है। ठीक है। उसके बाद अगला सिद्धांत चलिए, अब जिस सिद्धांत को मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह सिद्धांत अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि यहां से 1-2 प्रश्न आपको हर बार पूछता है और पूरी उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा। तो ये है असममित सूचना, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। जोसेफ स्टिग्लिट्ज और स्पेंस और एकरलाफ, इन तीनों को 2001 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला। किस लिए? सूचना के अर्थशास्त्र के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। उन्होंने क्या बोला, यानी कि इन सब ने बोला कि क्लासिकल और नॉन क्लासिकल अर्थशास्त्री का जो दृष्टिकोण है वो गलत है। क्लासिकल और नॉन क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने बोला था कि बाजार की सूचनाएं पूर्ण होती हैं तथा यह एक विशेष निश्चयात्मक रूप लेती हैं। लेकिन इन्होंने बोला कि ना, ऐसा नहीं है। बाजार में असममित या अपूर्ण सूचना के कारण होने वाली कमियों को इन्होंने अध्ययन किया और समझाया कि किस तरीके से ये बाजार को प्रभावित करती हैं। तो पहली चीज हम लोग इसमें क्या देखेंगे? असममित सूचना का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन। असममित सूचना होती क्या है? असममित सूचना एक ऐसी स्थिति होती है जब एक पक्ष के पास एक टिकाऊ वस्तु की प्रकृति, गुण तथा अन्य विशेषताओं की दूसरे पक्ष से अधिक जानकारी हो जाए, इसलिए वह एक सौदे के परिणाम को प्रभावित करता है। यह प्रतिकूल चुनाव तथा नैतिक संकट की समस्याओं को जन्म देता है। अब आगे देखेंगे कि एडवर्स सिलेक्शन यानी कि प्रतिकूल चुनाव और मोरल हैजार्ड यानी कि नैतिक संकट होता क्या है। प्रतिकूल चुनाव, एडवर्स सिलेक्शन, इसे लेमन्स प्रॉब्लम्स के नाम से भी जाना जाता है। जब एक पक्ष के पास दूसरे से अधिक सूचना उपलब्ध हो तो प्रतिकूल चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और इसके कुछ आश्चर्यजनक परिणाम उत्पन्न होते हैं। एकरलॉफ ने अपने प्रसिद्ध लेख द मार्केट ऑफ लेमन्स में इन परिणामों की व्याख्या पुरानी कारों के बाजार के उदाहरण के द्वारा दिया। बोला कि 2 प्रकार की पुरानी कारें होती हैं, एक चेरी जिन्हें की अच्छी मानी जाती है और दूसरी लेमन्स जिन्हें की बुरा माना जाता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति एक नई कार खरीदता है और वह इसके कार्य से संतुष्ट नहीं है तथा इसे कुछ महीनों के बाद वो बेचना चाहता है। यद्यपि यह अच्छी स्थिति में है, जब वह इसे बेचने का प्रयास करता है जो कि एक नई कार के समान है, तो उसे संभावित ग्राहकों द्वारा एक बहुत कम कीमत का प्रस्ताव दिया जाएगा। एकरलॉफ ने बताया इसका कारण ये है कि जो संभावित ग्राहक हैं उनके मन में एक असममित सूचना विकसित हो गई है कि भाई कार में कुछ गड़बड़ है, तभी ये आदमी बेच रहा है। इसलिए कार का मालिक कुछ ही महीनों के, मतलब यही बोला कि यही कारण होगा तभी जो कार का मालिक है कुछ ही महीनों के बाद उसे बेचना चाहता है। तो समस्या क्या निकल के आई कि अच्छी खासी कार, लेकिन उसे पुरानी कारों के औसत बाजार कीमत पे बेचना पड़ेगा। क्यों?
क्योंकि यह पुरानी कारों के बाजार में संभावित ग्राहकों के लिए एक लेमन कार यानी कि खराब कार है, किंतु कार का मालिक ही जानता है कि उसकी कार चेरी है यानी कि बेहतर कार है, जो कि नई कार जितनी ही अच्छी है। अतः क्या होगा कि कार का मालिक इसे बेचने से इनकार कर देगा क्योंकि उसके लिए इसकी ठीक ठाक कीमत नहीं मिल रही है। ये हो गई लेमन्स प्रॉब्लम। तो जब पुरानी अच्छी कारों के मालिक अपनी कारें नहीं बेचेंगे तो बाजार में केवल बुरी कारें ही बिकेंगी। यह ग्रेसम के नियम के समान है, जिन्होंने बोला था कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाजार से बाहर कर देती है। उसी प्रकार से कह सकते हैं कि पुरानी कार मार्केट में बुरी कारें अच्छी, यानी कि पुरानी कार का जो बाजार है उसमें जो खराब क्वालिटी की कारें हैं वो अच्छी कारों को बाजार से बाहर कर देती हैं। अब एक उदाहरण के माध्यम से इन्होंने समझाया रेट वोट अपना ले करके, तो देख लीजिए इसको भी, थोड़ा सा वीडियो जो है रोक करके समझ लीजिएगा इसका एग्जाम्पल। अब हम लोग देखेंगे इसमें एक आता है पूलिंग एंड गारंटीज। इस विश्लेषण को एकत्रीकरण संतुलन कहा जाता है क्योंकि अच्छी कारें तथा बुरी कारें पुरानी कारों के बाजार में इकट्ठी हो जाती हैं। परिणामस्वरूप अच्छी कारों के मालिक घाटे में रहते हैं क्योंकि वे अपनी कारें नहीं बेच पाते। तो इस समस्या के लिए समाधान ये आता है कि विक्रेता ग्राहक को कार के खराब हो जाने की स्थिति में भुगतान के रूप में एक गारंटी देता है। केवल खराब कारों के मालिक ही गारंटी देते हैं। मान लीजिए कि एक औसतन एक बुरी कार की मरम्मत की लागत 5,000 है, इसीलिए ग्राहक 60,000 रुपये माइनस 55,000 रुपये प्रत्येक कार को खरीदते समय देने को तैयार होगा। लेकिन यदि औसत मरम्मत लागत 10,000 हो जाए तो ग्राहक केवल 50,000 रुपये देना चाहेगा, किंतु इस कीमत पे कोई भी बुरी कार नहीं बेची जाती। तो फाइनली आप ये समझें कि इस स्थिति को बैलेंस करने के लिए अच्छी कारों के मालिक द्वारा एक गारंटी दी जाती है। अब मोरल हैजार्ड का कॉन्सेप्ट समझिए। वस्तुतः बहुत अच्छी या बहुत कम अच्छी कारों के मालिक उन्हें बेचते समय विस्तृत वारंटी देना चाहेंगे। इसके दो कारण होंगे। पहली इसमें आ जाएगी मोरल हैजार्ड यानी नैतिक भय की समस्या। नैतिक भय ये होगा जब क्रेता अपने व्यवहार की लागत कार के विक्रेता से लेना चाहे, यानी कि जब एक विक्रेता कार एक वारंटी के साथ जब एक विक्रेता जो है अपनी कार को एक वारंटी के साथ बेचता है तो नया मालिक कार को लापरवाही से चला सकता है, क्योंकि वह जानता है कि भाई सभी मरम्मत की कीमत तो विक्रेता ही देगा। इसी के कारण कोई भी अच्छी कार का विक्रेता किसी प्रकार की वारंटी देने को तैयार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मोरल हैजार्ड यहाँ पे। दूसरा क्या हो जाता है? दूसरा वारंटी को लागू करने की समस्या हो जाती है। क्यों? क्योंकि वारंटी लेने के बाद क्रेता को विक्रेता सरलता से नहीं मिल सकता है। हो सकता है कि वो कार बेच करके कहीं दूसरी जगह चला जाए। तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में मान लीजिए कि अगर कार खराब हो जाती है और क्रेता को इसमें कुछ मरम्मत करानी है तो इस कार्य का जो बिल होगा वो वसूल नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से एक नैतिक भय होता है। इसी नैतिक भय के कारण यह स्थिति अपूर्ण सूचना वाली स्थिति बन जाती है और इस प्रकार नैतिक भय तथा वारंटी लागू करने की समस्या अच्छी कारों तथा बुरी कारों के पृथकारी संतुलन होने को रोकते हैं और यही कारण है कि वे एक ही बाजार में एक साथ एकत्रित होती हैं। यह आपका मोरल हैजार्ड हो गया। मार्केट एक बाजार संकेतन भी है। इसमें नया कॉन्सेप्ट है। प्रतिकूल चुनाव और नैतिक भय की समस्याओं को हल करने के लिए माइकल स्पेंस नामक अर्थशास्त्री, इनको भी नोबेल मिला था, इन्होंने बाजार संकेतन का सुझाव दिया। इन्होंने बताया कि जब सूचना अपूर्ण होती है तो संकेतन रोजगार बाजार में व्यक्तियों की विशेषताओं के बारे में सूचना उत्पन्न करता है। मूल विचार ये था कि प्रार्थी एक विशेष रोजगार के लिए अपनी योग्यता की सूचना देने के लिए नियोक्ता को संकेत भेजता है। बस इतना इनके सिद्धांत को समझिए कि माइकल स्पेंस नामक एक अर्थशास्त्री थे जिन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल मिला था। किस लिए? असममित
एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन में प्रतिकूल चुनाव और नैतिक भय, प्रतिकूल चुनाव और नैतिक भय की समस्याओं को हल करने के लिए इनको नोबेल मिला था। बस इतना इनको समझ के आप रखिए। पेरेटो से भी लगातार आपसे प्रश्न पूछता है, और हालांकि वेलफेयर इकोनॉमिक्स अपने आप में काफ़ी बड़ी इकोनॉमिक्स है, थ्योरीज आपने पहले भी सब कुछ पढ़ा ही होगा, नो डाउट। फिलहाल पेरेटो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं, और पेरेटो की अनुकूलतम सामाजिक व्यवस्था से अभिप्राय उस स्थिति से होता है जिसके अंतर्गत साधनों अथवा उत्पादनों के पुनरावंटन द्वारा बिना किसी व्यक्ति को हीनतर किए हुए अन्य व्यक्ति को श्रेष्ठतर करना संभव नहीं होता है। पेरेटो ने बोला कि अनुकूलतम सामाजिक व्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसमें कोई भी इस प्रकार का परिवर्तन करना संभव नहीं होता है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों की उपयोगिताएं बढ़ जाएं या घट जाएं। पेरेटो मानदंड क्या कहता है? यदि कोई परिवर्तन किसी को हानि नहीं पहुंचाता तथा कुछ लोगों को श्रेष्ठतर बनाता है तो वह सुधार है। बॉमेल ने क्या बोला? कोई परिवर्तन जो किसी को हानि नहीं पहुंचाए और कुछ को श्रेष्ठतर बनाए, आवश्यक रूप से इसे सुधार समझा जाना चाहिए। ये सब बातें आप पेरेटो की भी याद रखिएगा। तो इस तरह से देखिए, माइक्रो इकोनॉमिक्स तो भाई अपने आप में ये काफ़ी ब्रॉड है। आपने पहले भी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट की प्रिपरेशन के दौरान भी सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा, एनालिसिस किया, तो मुझे लगा कि इन सारे टॉपिक पे आप ज़रूर फोकस करके जाएं। तो लाइव क्लास में और फिर आज वीडियो में मैंने इसको कंप्लीट किया। बाकी आप अपने तरीके से पढ़ते रहें, लगातार क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहें, और उम्मीद है कि ये दोनों पार्ट देखने के बाद काफ़ी चीज़ें आपको रिकॉल हुई होंगी। मेरा प्रयास रहेगा कि परीक्षा से पहले लगातार आपको या तो लाइव के माध्यम से या फिर वीडियो के माध्यम से आप तक वो सारी टॉपिक, सारी बातें पहुंचा दूं जो आपकी परीक्षा के लिए मददगार साबित होंगी। तो मेरा ये प्रयास जारी रहेगा। आपका प्रयास ये होना चाहिए कि वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। तो इन्हीं बातों के साथ ये यूनिट मेरी तरफ से रिवीजन के लिए कंप्लीट होती है। बाकी अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट रहा है तो थोड़ा सा टाइम आप अपने अकॉर्डिंग भी दीजिए, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, पहले भी आपने पढ़ा होगा, नोट्स वगैरह बनाई होगी, तो आप अपने तरीके से भी देखते रहें, और मेरा जो तरीका है, मुझे जो बेहतर लगेगा वो भी मैं आप लोगों के पास लेकर के आता रहूँगा। इतना लंबा साथ देने के लिए आप सभी को धन्यवाद। उम्मीद है कि लगातार आप इस तरीके से बने रहेंगे, अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर करते रहेंगे, और मेरे द्वारा किया जाने वाला ये प्रयास आपकी सफलता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपकी सफलता की शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो यहाँ पे अब खत्म होती है।